अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं बुसरतुल्लाह खान और शाहजेब जिलानी। और जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं आज कॉलर्स डे है, तो पहले कॉलर की जानिब चलते हैं। कामरान अली शाह फ्रॉम नवाबशाह एज ऑलमोस्ट यूजुअल। जी कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वही मकबूल लीडर और डिप्लोमेट होता है, इंग्लिश से दिस कहे तो उसका मतलब दैट होता है। इनके सारे प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब से किए जा रहे हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो जो है कराची में बननी थी, वो प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया, लाहौर में बन गया। अब मोटरवे M6 बनना था सीटेक के फेज 1 में, वो भी जो है शिफ्ट हो गए, पंजाब शिफ्ट हो गया। अब जितने भी सूबे उनकी क्या वसाइल के सिर्फ पंजाब का हक है, क्या सिंध के जो आवाम है वो गधे घोड़े हैं, उनको सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए? बलूचिस्तान के अवाम है वो पश्चिम के अवाम एहतजाज कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और जितने भी जो है वो कैनाल्स हैं वो पंजाब के अंदर बनाई जा रही हैं, उसमें का पानी भी रोका जा रहा है। तो खासी महरूमी बढ़ता जा रहा है अवाम के अंदर, और नफरतें जो है ये हुकूमत जो है बढ़ाती जा रही है। हाँ, तब सर क्या करेंगे? हाँ, बहुत लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कम है। एक जवाब मुझे, अगर मैं बहुत ही स्ट्रेच आउट करूं, कर दें, चूँकि कोई और कॉल नहीं है। नहीं, एक कॉल है लेकिन फिर भी कर दें स्ट्रेच आउट। वो ये है कि अगर आप ज्योग्राफी देखें तो पंजाब ऊपर है, सिंध नीचे है, तो ऊपर से तरक्की होती 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 फिर पहुंचेगी ना सिंध में। हाँ, काफ़ी स्ट्रेच है ना, काफ़ी स्ट्रेच है। ओके, अगली कॉलर है मोहम्मद अकील। इसको कहते हैं टॉप डाउन, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, बिल्कुल नहर की तरह। जी जी। मोहम्मद अकील साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, मोहम्मद अकील बात कर रहा हूँ जी। अच्छा सर जी, मेरा सवाल ये था कि हम लास्ट अगर हम देखें, पंजाब हुकूमत ने इस वक्त तरक्याती काम यानी फंड्स के लोन के ऊपर बहुत से लोगों को स्कीम्स लॉन्च, क्या इसी तरीके की स्कीम हमारी बेनजीर सपोर्ट स्कीम चल रही है, जो लोगों को मदद करती है फाइनेंशियली लोन की सूरत में या माली मदद के तौर। ठीक है, अभी अगर हम बेनजीर स्पोर्ट्स उनकी जगह बेनजीर सपोर्ट वाली तकरीबन 10 से 15 साल तो हो चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली इससे ज्यादा हो चुके होंगे। अगर हम उनके ऊपर जो रकम खर्च करते हैं, अरबों रुपए करते हैं, ठीक है, पंजाब हुकूमत भी अभी खर्च कर रही है। हम इतनी रकम जो खर्च करते हैं, हम लोगों के फाइनेंशियल तो मदद नहीं कर रहे होते, ये तो हम जो है ना वो जो उल्टा सीधा होता है हम उसको सीधा कर रहे होते हैं। मेन मेरा सवाल ये है, अगर आप वाकई अब मदद करना चाहते हैं, इन तमाम स्कीमों को एक जगह किसी भी एक सूबे में एक साल के लिए आप एक फंड रख लें कि हम इतने अरब रुपए हैं, ये हम इस सूबे के अंदर इस शहर में हमने काउंटिंग की है, गुर्बत की सतह यहाँ पे बहुत नीचे है, यहाँ पे हम इंडस्ट्री या उन लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लगा के या कोई ऐसे सिस्टम बना के दे रहे हैं, हम उनको अगले साल मदद नहीं करेंगे, उनका अपना रोजगार खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। इससे देखिए लोगों का नफ्स जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा, जो नफ्स तो मर रहा है हमारा, लेकिन नफ्सियाती तौर पे हम बहुत बहुत नीचे चले गए। इसलिए चले गए कि हम हर आदमी जो है भीख मांग रहा होता है। ये चीज खत्म हो जाएगी, गैरत नाम की चीज हमारी कौम में शायद पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे ठीक है अकील साहब, आपकी जो आइडिया है वो है नहीं, एक इलाका आप चुन लें, वो भी जो उनका कहना है टोटल बजट जो है वो वहाँ लगा के रोजगार के वसाइल पैदा करें, भीख ना दें, और जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए उसके बाद अगले डिवीजन में चले जाएं, इस तरह कर करके। या ये भी मतलब कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मतलब if you give a man a fish, you feed him for a day, if you teach him how to fish. नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बजाय पूरे मुल्क में वो बजट फैलाने के, अच्छा, उसको इस तरह करें जैसे नहर से पानी जाता है। अगर आप जो है उसे पानी को खुला छोड़ देंगे तो वो जाया हो जाएगा, पूरे मैदान में चला जाएगा, तो वो स्ट्रीमलाइन करने को कह रहे हैं। स्ट्रीमलाइन, आई मीन देखें अब मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है, जाहिर है कि फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, इन्होंने मतलब 1.5-2 मिनट में। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये कॉन्सेप्ट सही है। मैं तो कहूंगा कि इंडस्ट्री अपनी जगह, आप अगर वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस करें, कुछ किसी भी डेवलपमेंट इस तरह की चीज, लेकिन पूरे मुल्क की वजह वो ये कह रहे हैं कि एक इलाका लेके उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो उससे वो सस्टेन करेगा, उनका ये ख्याल है। चले, आई मीन अगेन कॉन्सेप्ट अकील साहब का अच्छा है, वी अप्रूव।
यार नहीं, आई थिंक व्हाट ही सेड, कैसे कर सकते हो यार? नहीं पूरे पाकिस्तान की शहरी बराबर नहीं है, किस बेस पे आप चुनोगे कि हम पहले इधर फोकस कर लेते हैं, बाकी लोग इंतजार करें, बाकियों की बारी आते आते कई साल लग जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं मुझे मतलब जी आप बताएं। नहीं, मैं कहता हूँ ये जो टारगेटिंग वाली बात है, दिस इज अ लिटिल अनरियलिस्टिक, ठीक है। अगेन जैसे आपने बात की, मैं जनरली उस बात पे कर रहा हूं कि अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन सपोर्ट ऑफ द BISP। आई थिंक एक सोशल सेफ्टी नेट होना जरूरी होती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर इसके हम कॉन्सेप्ट को लें एंड ऑल्सो इसके साथ अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग या जॉब डेवलपमेंट पर भी काम करें, सो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन बिल्कुल देखें, ये ऐसा हो नहीं सकता कि यार इस इलाके को पहले हम सेट करेंगे, बाकी मुल्क को हम इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि जो एलोकेशन है वसाइल की, हाँ, वो उसमें पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ की जो पसमानदगी और जो ज्योग्राफी है उसको भी काउंट किया जाए। हाँ, लेकिन पता है उसमें मसला क्या है? इंडिया में होता है लेकिन यहाँ पे मसला क्या होगा? काउंटिंग एक कौन करेगा? उसके लिए आप एक हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, उस गरीब आदमी ने बात की, हम भी यही बात कर रहे हैं ना। आप देखें, हमारे यहाँ माजी की हुकूमतों ने 12 मॉडल विलेज बनाए। कौन सा मॉडल विलेज जो है वो आज अगर आप जाके देखें, ये जो है ना वो दिखाने की चीजें होती हैं, शोकेस करने की चीजें होती हैं, लेकिन ये देरपा नहीं होती। तो वाइल आई अंडरस्टैंड कि हमारी जो नीड्स है वो बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज शायद उतने नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन जैसे BISP है, इसलिए फौरी जरूरत पूरी कर रहा है ना, इन द लॉन्ग रन तो कोई इसका इम्पैक्ट, मतलब इट शुड बी मैरिड विद सम काइंड ऑफ जॉब डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग की डिबेट थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। ये डिबेट मजेदार है। आई थिंक किसी दिन इसको अच्छी तरह से हमें करना चाहिए, कुछ लोगों को बुला के। बहरहाल रहील अशर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, आज ये रमजान का आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा, और अगला फ्राइडे मेरे ख्याल आप लोगों का ईद के बाद जो फ्राइडे होता है उसमें कॉलिंग डे नहीं होता है, मैंने देखा है अक्सर। ईद के बाद जो प्रोग्राम होते हैं आपके ईद के ना, वो होते हैं। तो आप लोगों को पेश की ईद मुबारक। उम्मीद है मेरे ख्याल 31 को ईद हो रही है, और ये पहली दफा पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है कि पूरे आलम इस्लाम में एक ही दिन ईद होगी। देखिए ये अल्लाह मियाद करता है कामयाब। अच्छा, मैं आज बात करूंगा जरा आप लोगों से, ये थोड़ा अरसे से जो कराची में बाइक वालों का इशू चल रहा है, मैं आपको बताऊं शाहजेब साहब और दरार भाई, आप डिफेंस में होते हैं, ये जो डिफेंस का मैकडोनल्ड वाला सिग्नल है, इस पे मैं खड़ा हुआ था, रेड सिग्नल है, यहाँ से 3 बाइक वाले निकले हैं, उधर से वीगो आ रही थी टूवर्ड्स कालापोलो, वो फेज 2 की तरफ जा रही थी, उसने ज़ाहिर ब्रेक मारी, नहीं लगी, हिट किया, वो तीनों गिरे। लोगों ने पकड़ लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। मैंने बोला भाई इसका कसूर तो नहीं है, इन तीनों बाइक वालों ने सिग्नल तोड़ा है। सेम फिर ये जो हमारा इत्तेहाद का सिग्नल है, उधर बाल बाल बच गए थे, टैंकर वाले ने जाके साइड पे जो बिल बोर्ड लगा उसको हिट किया, वो बच गए। तो ये जो कराची में एक्सीडेंट हुए हैं ना, इसमें ये मैं नहीं कहता कि टैंकर और डंपर वाले बिल्कुल फरिश्ते हैं, पर इसमें 30-40% जो कसूर है वो बाइक वालों को, जिस तरह लेन चेंज करते हैं, जिस तरह ये सिग्नल जब आपका रेड होता है उसमें से तोड़ के निकलते हैं, सामने से कोई आ जाए और ब्रेक ना लगे, वो तो मैंने देखा बेचारे वीगो वालों को मार मार के अवाम ने बुरा हाल कर दिया। फिर DHA के हेड ऑफिस पास से विजिलेंस ने आके बचाया, जबकि उस बेचारे का कसूर नहीं था। तो हम कराची में जो इतनी ये अमवात हुई हैं, उसके रोकथाम के लिए कोई बाइक्स वालों का कोड ऑफ कंडक्ट ही बना सकते हैं कि भाई कोई कोड ऑफ कंडक्ट बने, जिससे दूसरी गाड़ी वाले भी सेफ हो और बाइक वाले भी सेफ हो, जो इतने बड़े हादसा होते हैं। शुक्रिया जी। नहीं, बात सही है राहिल भाई, हम लोग आपे से बाहर हैं। सीधी सी बात यह है, और मेरा नहीं ख्याल कि एक तो हमारी जो चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या इंतजामिया हो, उसकी कोई विल है, और ना ही हमारी कौम जो है वो सुधरने के लिए तैयार है। देखें, हम कराची में, आप भी सड़क पे घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, मैं 12 कह चुका हूँ इस प्रोग्राम में, मैं उस दिन से डरता हूँ जब कोई बाइक वाला खुद ब खुद मेरी गाड़ी के नीचे आके गिरेगा, उससे कोई नुकसान पहुंचेगा, और मैं यही जो आपने वीगो वाले को बताया ना, लोग पकड़ेंगे मुझे कि जी वो गाड़ी वाले ने आके मारा, वो एंकर ने आके मारा। मैं इतना डर के गाड़ी चलाता हूं यहाँ पे, और मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका हल क्या हो सकता है। आप कहाँ से शुरू करेंगे जब हमारे इंतजामिया में ट्रैफिक में कोई विल नहीं है और ना ही हमारे लोग सुधरने के लिए तैयार हैं। हाँ, बात कोड ऑफ कंडक्ट से बहुत आगे निकल गई है। वन वे खत्म हो गया है इस शहर से। जो मोटरसाइकिल की हेडलाइट है वो बंद है, वो आदियों की बंद होती है। अच्छा,
99% के वो जो पीछे देखने वाले शीशे होते वो हैं नहीं है, हैंडल पे लगे वो है ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें तो ट्रैफिक पुलिस करवा सकती है और बाकी चीज़ें। ये जो बात है ना, ये कि मतलब वीगो वाले को पकड़ा, ये कसूर की बात कम है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात है। हाँ, वीगो देख के जरा खून खोल जाता है, खून खोल जाता है। देखें कि अब ये मतलब चल रहे होते हैं। मैं वो छोटी सी मिसाल देता हूं, लेकिन एक बात है, वो वाकयात भी हुए जैसे उस खातून ने कुछ जैसे उस खातून का ना, तो ये होता है। अच्छा, वो खातून का वाकया हुआ, उसकी वीडियो भी थी शायद वो इसी तरह, और क्योंकि वो बड़ी गाड़ी में थी और जाहिर है कि अपर क्लास थी और ये नहीं थी। यार पिछले रोज कोई 2-3 दिन पहले क्या हुआ है कि एक टैंकर के साथ कोलिजन हुई, एक मियाँ उनकी बीवी मलीर में एंड ए न्यू बॉर्न बेबी डाइड। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी डाइड। कुछ डिबेट हुई है उसके ऊपर? बहुत ही शॉकिंग था ये वाला जो है ना, खास करके क्योंकि वो शायद बेबी जो है वो भी 9 महीने का था और उसे लोगों ने बचाने की कोशिश की, वो बच्चा भी नहीं बच सका, खातून की भी उसमें डेथ हुई। और जो फुटेज हमने देखी थी उसमें वही हुआ, टैंकर जो है शायद उसको लोगों ने आग लगा दी, कुछ कर दिया। अब ये पता नहीं है कि एक्चुअली कसूर किसका था, लेकिन ये तो आप ज़रार और वसल देखो, ये तो अगेन ये हमारे शहर में रोज का मामूल बन रोज का है ना, और आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से कौन आगे आपको टकराएगा। तो यू नो ऑन एन एवरेज आजकल रोजाना एक टैंकर और बाइक की टक्कर हो रही है। नहीं, मेरे वालिद साहब जब मुझे गाड़ी चलाने की फीलिंग दे रहे थे ना, तो पहला लेसन ये था कि बेटा तुम अपने लिए नहीं, तुम सिर्फ अपनी गाड़ी नहीं चला रहे, तुम रोड पर हर बंदे की गाड़ी चला रहे हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि ये बंदा कहाँ से आएगा, इसने क्या करना है। लगे आपका रेडार सिर्फ सीधा और इस तरह नहीं है, 360 होना होता है। 1 सेकंड के लिए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं। और ग्रीन सिग्नल का ये मतलब, ग्रीन सिग्नल का देखे बगैर निकल जाए। ग्रीन सिग्नल जब खुलता है उससे ज्यादा खतरनाक वक्त कोई है ही नहीं इन द एंटायर टाइम। सॉरी, हम आपस में ही बात करें। कोई कॉलर है हमारे साथ या कौन? हसन अली कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हसन अली अर्ज कर रहा हूँ कराची से जी। सर ये रिसेंट जो बलूचिस्तान का अनरेस्ट है उसके हवाले से कुछ अपने ख्यालात शेयर भी करना चाहूँगा और आप लोगों की इस पे राय भी चाहूँगा। फर्स्टली हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है रिसेंटली कि जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं इसके लिए हमारा हमसाया मुल्क इंडिया रिस्पॉन्सिबल। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इस इंडिया को ये हमने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सके, या ये मतलब आई वांट यू टू गाइस टू कमेंट ऑन कि इसमें हमारा कितना फॉल्ट है और इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। सही। आपने जो ये सवाल किया है इसका मतलब है कि आपको इसका जवाब भी अपने तौर पे आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। पहले हम वो सुनने में इंटरेस्टेड हैं कि आधा कसूर है, पौना कसूर है, पूरा कसूर है, आपकी समझ में क्या आता है? आप भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं। जी सर, मेरा आप लोग जितना माशाल्लाह विजडम और मुताला तो नहीं है, लेकिन मेरी अदना राय उस बारे में ये होगी कि हमने उनको एक जो है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसको वो आकर के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। However, what I understand is कि इसकी इंटेंसिटी स्टेट के मेजर से कम हो सकती है, then of course India won't be able to exploit that. Number one. And I think जो हमारी हम भी जो है ना इसी तरह के कुछ काम कश्मीर ऑक्यूपाइड जो इंडियन है उसमें करते रहे हैं। अब बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है इंडिया से डायरेक्टली नहीं लगता, एट द सेम टाइम कोई रिलीजियस बॉन्डिंग भी नहीं है बलूचियों की इंडियंस के साथ, जैसे कि कश्मीरियों की बॉर्डर भी लगता है, रिलीजियस बॉन्डिंग भी है। तो जो हम वहाँ पे करते रहे हैं, वी हैव काइंड ऑफ फेल्ड कि अभी तक हम कश्मीर आजाद नहीं करवा पाए, बट इंडिया ने तो अपरेंटली हमारे 14 तबक रोशन किए हुए हैं। तो इंसर्जेंसी या फिर प्रॉक्सी वॉर खेलने में इंडियन स्किल्स हमसे बेहतर है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, ये तो फिर एक बहुत लंबी डिबेट है कि बेहतर कौन नहीं है। लेकिन देखें, आपको जो बुनियादी मुद्दा है उससे आई थिंक वी एग्री विद इट। मेरे लिए इन दो बातों में कोई तजाद नहीं है कि यस देयर इज फीलिंग ऑफ ऑपरेशन और रेजेंटमेंट बलूचिस्तान में, जो फिर एक रेडी रिक्रूटिंग पूल बन जाता है मिलिटेंट्स और टेररिस्ट, जैसे 71 में हुआ था जैसे। और हाँ, और ये पहली बार नहीं है, आपको इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ डीबी देखनी होगी। एंड एवरी वन में कोई ना कोई एक फॉरेन स्पॉन्सरशिप मिल ही जाती है आपको,
ठीक है, लेकिन बहुत पहले आग अंदर से लगती है। हाँ, मतलब एक वही ऐसे आपने कहा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनती है। तो एक बात ये भी सच है, दिस इज ट्रू कि देयर इज जेन्युइन रिजेंटमेंट, और ये भी ट्रू है कि देयर इज जेन्युइन फॉरेन इंटरफेरेंस, और सिर्फ इंडिया की नहीं है। इनफैक्ट हमारे एक बिरादर अरब ममालिक भी है जिनका काफी हाथ होता है जनरली, लेकिन उनका कभी जिक्र नहीं होता। तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ, उनका हर जगह हाथ है, लेकिन उनकी उंगलियां जल भी रही हैं कई जगहों में आज। और उन्हें कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, नहीं, ये हाथ से नोट मुझे दे दे ठाकुर, लेकिन हाँ तो जी। शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। जी शरीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, छोटी छोटी 2-3 बातें मुख्तसरन करूंगा। एक तो EOBI पेंशनर्स को मुबारक देनी थी कि उनकी पेंशन में पूरे 1500 रुपए का इजाफा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे आप क्या एक इजाफी कमरा बनवाएंगे घर में या नहीं? गोलियों के 2 पत्ते जो है ना वो आ जाएंगे, 15 दिन की गोलियां जो है शायद वो से आ जाए। दूसरी खुशखबरी ये आई है कि बिजली जो है वो भी 1 रुपया सस्ती हो रही है। हो 1 रुपया 70 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे, यानी 70 पैसे। जो बंदा 300 यूनिट इस्तेमाल करता था, शायद पता नहीं 300 वालों को रिलीफ देंगे या नहीं, 500 यूनिट वालों का तो मैंने सुना है कि 500 यूनिट वालों तक को रिलीफ मिलेगा। तो देखिए, अगर ये 1500 वाली पेंशन के साथ आप जोड़ दें 2500 तो ये होगा, 2500 ये हो गए, मतलब आपके पूरे महीने की गोलियां निकल आई सर। हाँ बिल्कुल, मतलब और आप क्या मांग रहे हैं फिर मुल्क से? अच्छा, तो दूसरी बात जो मैंने करनी थी, वो मैंने सुना था यूनिवर्सिटी बन रही है, दानिश यूनिवर्सिटी, उन्हीं पैसों से 190 मिलियन पाउंड जो जो पैसे थे उनसे बन रही है। तो मुझे फौरी तौर पे ना एक बात याद आ गई 1988 की। ये मियाँ वाली के साथ ना एक उसकी तहसील है बुसाखैल, वहां मैं एक दोस्त के घर गया तो वो मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। उसने मुझे एक मस्जिद दिखाई, बड़ी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये मस्जिद के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो कहता ये यहाँ पे जो पौडरी है ना, जो मंशियात फरोश करते हैं, ये मस्जिद उन्होंने पैसे इकट्ठे करके बनवाई है। मैंने अब देखिए, मतलब हम किसी के ईमान पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, ईमान अलग है, धंधा अलग है, दोनों को मिक्स ना करें ना। जी बिल्कुल। तो दूसरा ये भाई जो भी बात कर रहे थे ना BISP वाली, तो ये बात मुझे वैसे बड़ी अच्छी लगी है। जिलानी साहब का इख्तिलाफ अपनी जगह पे बजा है। अगर ये जैसे 600 अरब रुपया सालाना इसका बजट होता है BISP का, ठीक है ना, अगर ये पैसे, मेरी छोटी सी शॉप है भाई की छोटे की, वहां पे अक्सर खवातीन, बड़ी उम्र की 3-4 खवातीन है जो मेरे से सौदा लेके जाती हैं, कभी 7000 का, भी 8000 का, भी 9000 का। उन्होंने घर में छोटी छोटी शॉप्स खोल रखी हैं। वो 2 किलो घी ले जाएंगी, 5 किलो चीनी ले जाएंगी, इसी तरह सरफ ले जाएंगी, शैम्पू वाले साशे ले जाएंगी, और वो घरों में जाकर उन्होंने छोटी सी दुकान बना रखी है, वहां पे फरोख्त कर रही हैं। मैं इस आइडिया में ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साल के या 2 साल के पैसे जिन लोगों को दे रहे हैं उनको इकट्ठे दे दें कि जी ये आपको 2 साल के पैसे हमने दे दिए हैं, आइंदा अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप इससे कोई अपना काम एस्टेब्लिश कर लें। दूसरी बात यह है कि मेरे अजीज हैं जो पैसे बांटते हैं BISP वाले, यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां खवातीन 2.5 लाख रुपए वाले हुंडा 125 पे बैठ के आती हैं, साथ उनका बेटा होता है जवान। मैंने कई खवातीन से पूछा, मैंने कहा खाला ये बच्चा साथ कौन है? कहती पुत्र है मेरा, बेटा है मेरा। कई खवातीन जो है वो रक्शे हायर करके आती हैं, 500-500 रुपया रक्शे को देती हैं। रक्षा आएगा, वो रक्षा जब तक उसको पैसे नहीं मिलते वो रक्षा वहीं पे खड़ा रहेगा। मतलब मुस्तहिक अफराद का अभी तक हम लोग तयन नहीं कर सके कि ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं है, ठीक है ना। 500-600 अरब रुपया हम सारा हर साल इनमें बांट रहे हैं। इसके अलावा हमारा बैतुल माल का जो पैसा है वो अलहदा से है, वो रकम उससे हम गरीबों की इमदाद करते हैं। अब देखिए पीछे जो पंजाब गवर्नमेंट करती है कि बच्चियों की शादियां होती रही हैं, स्कूलों के बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड मिलता रहा है, तो पैसा हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का तरीकाकार सिर्फ हमारा गलत है। अगर तरीकाकार सिर्फ सही बना लिया जाए ना, तो मेरा ख्याल है ये चीज पॉसिबल है। जो आइडिया दोस्त ने दिया है वो आइडिया बुरा नहीं है, हम इस चीज से जान छुड़ा सकते हैं। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो बरकरार रहेगी, लोग कारोबार से खुद वाबस्ता हो जाएंगे, वो अपनी मर्जी का कारोबार कर लें। गवर्नमेंट क्यों उनको तरबियत दे और उनको कहे कि जी आप ये कारोबार करें? वो कोई कारोबार कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। जिसको जो कारोबार रास आता है वो रास कारोबार अपना बना ले, ठीक है। तो इससे ये चीज जो है ये खत्म हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही, मेरे ख्याल है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है कि इस तरह की स्कीम्स अगर लॉन्च की जाए तो किस तरह की हो। हाँ,
I think it's worth looking. देखिए जरार हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो BISP प्रोग्राम है ये आपका एक सेफ्टी नेट है फॉर द पूरेस्ट ऑफ द पुअर। मतलब और वो जरूरी है क्योंकि हम देखें अमीर तबकात को तो बड़ी मराद देते हैं, टैक्स एमनेस्टी देते हैं, कभी किसको चाहिए, कभी जाहिर है कि ये सेफ्टी नेट ये डिबेट ये हो रही है कि इस सेफ्टी नेट को क्या खुद कफालत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, या फिर आपको सेफ्टी नेट ही रहेगा, या फिर आपको कोई और प्रोग्राम इसके साथ जोड़ना चाहिए इन एडिशन टू दिस सेफ्टी। इन एडिशन टू बिल्कुल आपको, और हमारे यहाँ हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सॉफ्ट लोन देते हैं, माइक्रो लोन देते हैं, और वो मेरा ख्याल है आजकल हमारे नहीं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्या आइदर और आइदर और की बात नहीं है। आई थिंक बोथ का होना चाहिए। आजकल हमारे बांग्लादेश अच्छा एक वक्फा ले अच्छे हैं। मोहम्मद यूनुस साहब सदर हैं, उनके शहबाज शरीफ से अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रामीण बैंक उन्होंने तजर्बा किया है, उनका भी अगर मॉडल देख लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। एक वक्फा ले लें। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। हमारे अगले कॉलर हैं रियाज अहमद साहब रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज अहमद साहब। हेलो हेलो जी रियाज साहब, आपका टीवी ऑन तो नहीं है? नहीं म्यूट किया हुआ है। जी सर। अब बात करें आप। सर आपसे सवाल है कि बच्चे मेरे ने BS किया, उसके बाद 2-4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, फिर B.Ed भी कर लिया, फिर ढूंढ रहा है, अभी तक ढूंढ रहा है, इतने इंटरव्यू दे चुका है। देखिए पाकिस्तान में हमारे लिए अगर नौकरी नहीं है हमारे बच्चों के लिए तो ये क्या सोचेंगे, ये फिर कहाँ जाएं? या तो फिर इनको जो है ना बेरोजगारी लोन दे दें, 50,000 दे दें, 60,000 दे दें, लाख दे दें, जो भी गवर्नमेंट करना चाहती है। इतने अरसे 70 साल हो गए आप इन्होंने आज तक जो है ना ये नहीं कर सके कि चले कहाँ पे बेरोजगार लोग हैं या गरीब हैं उनको पहले नौकरियां दें। नहीं देते तो फिर हम किस तरीके से इनसे जो है ना ये अपने बच्चों को रोकेंगे। रियाज साहब मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सिर्फ ये कह देना कि मेरे बच्चे ने MA कर लिया है, BA कर लिया है, नौकरी नहीं मिलती, ऐसे लाखों केसेस हैं। आपको पता है कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो महदूद हैं और अब तो बहुत कम हो गई हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने 1.5 से 2 लाख नौकरियां वैसे ही उड़ा दी हैं। अब रह गया प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सिंपल क्वालिफिकेशन की बजाय वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं। अगर ये भी नहीं है तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि जी मैंने BA कर लिया, मैंने कोई काम नहीं सीखना, मैंने दुकान नहीं खोलनी चूँकि मैंने BA कर लिया है या MA कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब हमें इस स्टेट ऑफ माइंड से निकल के प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। भूल जाएं कि सरकारी नौकरियां हैं, माइनस कर दें अपने जहन से, फिर सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई आपके बच्चे को रास्ता नज़र आ जाएगा, वरना सारी ज़िंदगी आप बैठे रहेंगे नौकरी के इंतज़ार में। Having said that, एक जेन्युइन इशू भी है तो लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो क्या फिर वो बैठा रहेगा? ये भी तो देखना है ना, कुछ तो करना होगा। जी रियाज साहब हैं, मैं खर्च हैं। कलीमुल्लाह गुरमानी साहब हैं लैया से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। गुरबानी साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने टीवी ऑन किया हुआ है या ऑफ है? ऑफ है सर। तो बात कीजिए फिर। जी मेरा सबसे पहले वसअतुल्लाह साहब और ज़रार साहब और जिलानी साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल वसअतुल्लाह साहब से है। मैं बचपन से इनको सुनता आया हूँ BBC के नुमाइंदे की तरफ से। जी सर, मेरा सवाल ये है कि वसअतुल्लाह साहब को काफी तजर्बा है इन तजज़ियाकारी का। ये बलूचिस्तान में ज्यादा ही बेहतर जानते हैं कि कुछ इंडिया से ज्यादा हमारा कसूर भी है, क्योंकि वहाँ क्वेटे के अलावा बाकी लॉ एंड ऑर्डर हम जहाँ जाए, चाहे कराची रोड से जाएं, चाहे पंजाब के किसी भी रूट से जाएं या KPK के रूट से जाएं, वहाँ सवाए लेडीज के कोई और पुलिस थाना कल्चर नहीं है। सियासतदानों वडेरों की भर्ती किए हुए लेडीज एहलकार हैं सिर्फ, वो 10 की बजाय 1 ही ड्यूटी कर रहा होता है जी। वो कैसे लॉ एंड कंट्रोल करेंगे, इलाके को कैसे नजर देखेंगे, वो किस तरह, ये हमें समझ नहीं आती। हम जहाँ भी गए हैं पूरे बलूचिस्तान में,
यही मसला है। शहरों के अलावा 1-2 शहर है मेन, बाकी हम जहाँ बाइक पे गए हैं, जहाँ गए, हमारा शौक है पूरा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने का। यही मसला है, वहाँ 100 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, ना कोई चौकी पे एक एहलकार बैठा होता है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये फिर वाकयात तो होने ही हैं। हमारी गुजारिश है एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से, कि थोड़ा खुदारा ये थोड़ा बेहतर करें, थाना कल्चर को, सिक्योरिटी इदारा ये मजबूत करें, ताकि हमारा ये अमन हो ठीक हमारे मुल्क में। हाँ गुरबानी साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन जब ये शोरिश नहीं थी तब भी इतना ही सुनसान इलाका था, बल्कि इससे ज़्यादा सुनसान इलाका था और आबादी भी इससे कम थी, लेकिन शोरिश नहीं थी। जी जी बिल्कुल। तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का अगर ऐनक से देखें तो जाहिर है कि फिर आपको 100 फुट पे भी एक लेवी का सिपाही खड़ा करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा करने पे हम जोर दे सकते कि जिनकी वजह से वो एक लेवी का सिपाही ही काफ़ी हो, जैसा कि पहले काफ़ी हुआ करता था। तो दोनों चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। मतलब मल्टी फैसेटेड, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, लेकिन जाहिर है कि ये एक पहलू पर फोकस कर रहे थे, जहाँ तक सही है। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से हैं डॉक्टर अकबर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, H8 में शिफा हॉस्पिटल है। बहुत सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के, वो उसके साथ अटैच हैं जी। वहाँ पर एक इशू ये है कि उन्होंने 2 ट्रैक्स बनाए हुए हैं, एक गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते और एक आम लोगों के लिए। जो आम लोगों का ट्रैक है जाहिर है वो काफी महंगा है, तो लेकिन उसमें उन्होंने प्रॉब्लम ये किया हुआ है कि एक दफा जो आदमी वहां जाए ना, वो चाहे एक टेस्ट कराए या किसी एक डॉक्टर को चेकअप के लिए नॉर्मल ट्रैक से एक दफा उसकी फाइल बन जाए, उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो, वो जो वेलफेयर वाली फाइल है वो फिर उस ट्रैक पे नहीं उसको वो रखते हैं। ठीक है। तो वो जो वेलफेयर वाला ट्रैक है वो एक छोटे से किसी कोने में उन्होंने बनाया हुआ है, जिसका किसी को पता भी नहीं चलता सिवाय उन लोगों के जो वहां अंदर कोई वाकिफ है ना, ये जानते हैं उसको जी। तो एक तो ये है कि ये अगर कोई शिफा का मुतलका बंदा सुन रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके साथ ये ज्यादती है। दूसरा ये कि ये एक ट्रस्ट मेरे ख्याल में ये एक ट्रस्ट है जी। बहुत सारी जमीन इस्लामाबाद के हार्ट में शायद उन्होंने मुफ्त में ली हुई है, और भी कई ये फायदे उठा रहे होंगे ट्रस्ट से। जी। तो ऐसे गरीब लोग जिनको पता नहीं होता, वो एक दफा वो फाइल वो बनवा लेते हैं तो वो उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। समझ गए। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत एक होना चाहिए। और देखिए वो कहीं बीच में कोने में वेलफेयर के ऑफिस को फेंकने का मकसद ही यही है कि लोग ना आए। हाँ, और सीधी बात है। लेकिन जो फंड ले रहे हैं और इतनी कीमती जमीन ली हुई है, कुछ तो उसका वो तो सर वो तो हम मान रहे हैं ना कि उनको करना चाहिए। अब उस भैंस से दूध निकालना है ना। नहीं, ये भी देखें तो वैसे जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है बस ठीक है, और हमें क्योंकि पता नहीं है उस हॉस्पिटल का कि वाकई उनका क्या प्राइवेट है नहीं है क्या है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कमेंट करना। ओके, फेयर इनफ। वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के फंड्स ले रहे हैं नहीं ले रहे, या फुली प्राइवेट है या क्या है। लेकिन उमूमन हमने ये देखा है कि इवन कराची में भी अगर हम थोड़ी जनरल बात कर लें, हमारे जो सम ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं कहने को, तो उनके यहाँ भी एक शायद वेलफेयर वाली लाइन होती है, लेकिन अब वो उनका अपना एक प्रोगेटिव है कि वो कितने फंड्स जो है ना, जैसे लियाकत नेशनल जो है ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, या आगा खान की मिसाल ले लें, ये भी जो है वो हाँ, लेकिन जमीन ली गई थी वाइल अग्रीइंग विद शाहजेब तो है मसाइल कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगेन आगा खान का आपने मिसाल दी तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइज है कि अगर आप मुस्तहकी में हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, और अगर आप पेइंग हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, या आप किसी से भी पूछ ले वो आपको बता देंगे। तो एनीवे आई मीन जाहिर है विदाउट ऑल द इंफॉर्मेशन हम बेहतर है, यू राइट शाहजेब के इसके ऊपर कमेंट ना ही करें तो बेहतर है। वकारुल हसन साहब हैं लाहौर से। लाहौर जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आ रही है आवाज? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं जी पंजाब में सूबे बना दें,
जनूबी पंजाब सूबा बना दें, या सिंध में बात करते हैं, तो क्या बलोचिस्तान को हम इंतजामी तौर पे 3 या 4 सूबों में तकसीम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो तो तैयार है। पंजाब को आप देखते हैं वकार भाई, वो तो तैयार है, इसलिए कि जो बलोच हैं और पश्तून लीडरशिप है बलोचिस्तान की, उनको इस पे कोई एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं कि जी जो पश्तून बेल्ट है उसको भले अलहदा सूबा बना दें या खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिला दें, और बलोचिस्तान में जो बलोच ज़बान बोलने वाली अक्सरियत है उसको अलहदा सूबा बना दें। उनके दरमियान मसला नहीं है, मसला जो है बाकी सूबों में है कि सराइकिस्तान या जनूबी पंजाब बने या ना बने, आधा बने पूरा बने, या सिंध में अगर कोई आवाज़ उठती है तो उठे या ना उठे, या खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हज़ारा और पख्तून बेल्ट का मसला है वहाँ है। लेकिन बलूचिस्तान में उन्होंने क्लियरली कहा है कि हिस्टोरिकल डिमार्केशन मौजूद है, लिहाजा जब चाहें वो अलग हो सकते हैं। अब यही बात है ना वकार साहब के करना है तो आपको सबका करना होगा क्योंकि अगर एक सूबे का हुआ तो दूसरे सूबे कहेंगे कि यार ये, वो कहेंगे कि बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आई थिंक द पॉइंट इज वैलिड, लेकिन अगेन वो कहते हैं ना कि कोई भी इसमें पहल नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि इतना ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन नहीं जाती? मसलन भले वो डैम हो, नहर हो, नए सूबे बनाने का मसला हो, मुश्तरका मफादात की कौंसिल हो, वसाइल की कितनी परसेंटेज विफाक के पास जाएगी, कितनी सूबों के पास जाएगी, कौन सा ऐसा है जो अल्हम्दुलिल्लाह बर्निंग इशू नहीं है? हर जगह हॉट पोटैटोज में कोई पोटैटोज का साइज थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, नहीं उसे वो ठंडा कर लेते हैं। चले ठीक है। मोहम्मद आजम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 2 इश्यूज पर बात करना चाहूंगा मुख्तसर। एक तो ग्लोबल इशू, देखिए आपने देखा होगा कि यूक्रेन जंग में या सीज फायर करने के हवाले से रियाज ने अपना रोल प्ले किया और वहां पर मुज़ाकरात हुए अमेरिका और यूक्रेन के जी। लेकिन जो गजा में मुसलमानों के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से कोई इस तरह की एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। तो इस पर मैं आपके पैनल की राय चाहूंगा। और दूसरा इशू जो डोमेस्टिक इशू है, जो आजकल आप देख रहे हैं सिंध में बहुत एहतजाज हो रहा है कैनाल्स के हवाले से, तो बिल्कुल एक वो उनका जायज इशू है, कंसर्न है। पंजाब भी इस हवाले से सियासी बयानात आ रहे हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इस पे कोई डायलॉग क्यों नहीं होते हमारे दरमियान बैठ के, जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, या मीडिया उसमें अपना कोई रोल प्ले करे, कोई इस तरह की डायलॉग करे कि इशू है क्या असल में। इनमें इस हवाले से इतना एहतजाज हो रहा है और पंजाब में बिल्कुल कोई इसमें कंसर्न नहीं यहाँ पर शो हो रहा। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये थी कि क्या इसमें कोई मीडिया रोल प्ले नहीं कर सकता, जैसे आपका चैनल है, कि कोई इसमें मुज़ाकरात हो, डायलॉग हो इस पे? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना सर। हमने तो इसके ऊपर कई शोज़ किए हैं, जिसमें मतलब कल अगर आपने कल का शो देखा हो तो उसमें तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह भी आए थे, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया था। लार्जर नेशनल डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो मतलब सूबों के बीच में उनको खुद सोचना चाहिए ना इस बात का। उनको इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जी जब चैनल वाले आप में बुलाएंगे तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। दिस इज वेरी स्ट्रेंज वे टू अप्रोच थिंग्स। आई मीन हमारे पास दूसरा हमारा ये रोल भी नहीं है, मेरा ख्याल है कि हम कोई सालसी कराएं या मुज़ाकरात कराएं। हम अपना तज्जिया कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों के जज्बात जो है उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल व्यूज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल व्यू को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि चोलिस्तान में जो है कैनाल निकालना क्यों टेक्निकली फीजिबल नहीं है, ये सब हम कर सकते हैं। मैं छोटा सा दूसरा, मैं जो पहला इनका पॉइंट था कि सऊदी अरब ने रोल प्ले किया, तो एक बस ये बात ज़हन में रखें आजम साहब के जब फरीकैन तैयार हों बात करने के लिए तो सालसी हो सकती है ना। मतलब अगर सऊदी अरब के ताल्लुकात रूस से भी ठीक हैं, अमेरिका से भी हैं, अमेरिका कहता है कि जी आप अपने यहाँ कर लें, ये वहां पे हम आ जाएंगे बात कर लेंगे, तो रूस तो सऊदी अरब को कोई एतराज नहीं है। जहां तक ये इजराइल वाला मामला है और जो गजा में जो नस्ल कुशी चल रही है, उसमें तो एक फरीक जो है वो तो तैयार ही नहीं है ना कुछ बात, वो तो तबाही चाहता है, वो तो कत्लो गारतगरी चाहता है। और फिर जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं कि वो सालसी का रोल प्ले करें, उनका रवैया भी आपके सामने है कि वो बयानात तो वो दे देते हैं, करारदादे भी पास कर देंगे, लेकिन अंदर खाना उनके मफादात कुछ और हैं, वो कुछ और किसी और विजन पे वो चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि पड़ोसी मुल्क, अरब मुल्क कोई रोल प्ले करें,
लेकिन ना फरीकैन राजी ऐसा हुआ भी है। ये जो माहिदा हुआ है 3 मरहलों पे मुश्तमिल, इसमें जो गारंटर थे अमेरिका था, इजिप्ट था, कतर था, ये थे गारंटर। तहरीरी माहिदा हुआ था, उसके पहले मरहले पे जो है अमल हो गया, दूसरा मरहला जो है वो इसराइल ने लटका दिया, बल्कि अब तो माहिदा ही फाड़ के फेंक दिया है। और लबनान के साथ जो जंगबंदी हुई थी 18 जनवरी को जनूबी लबनान से इसराइल का आखिरी फौजी भी निकल जाना चाहिए था, उन्होंने कहा फिर 1 महीने की एक्सटेंशन दे दें, वो भी दे दी। और अब आज सूरत हाल ये है कि जनूबी बैरूत पे इस वक्त इसराइली बम गिर रहे हैं, और वही अमेरिका जो गारंटर बना था वही उस माहिदे से हमास से जो हुआ था मुकर गया, और उसने नई शराइत रख दी कि जी इसको फेज़ 1 को जो है एक्सटेंड कर लिया जाए। उसने कहा यार आपने खुद ये माहिदा करवाया है, आप कैसे इसको कर सकते हैं नल एंड वाइड। तो उसकी सज़ा ये मिल रही है कि अब गज़ा में नस्ल कुशी का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, यमन पर भी बमबारी हो रही है, और अगर आपने वो जो लीक्ड ग्रुप चैट है वो देखें, वो ऐसे लगता है कि कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि यार जाके ना हमने बम गिरा दिया, और वो फिर इमोजी डालता है अमेरिकन फ्लैग, फिस्ट बम्प एंड फायर ना, मतलब लिटरली ये सिचुएशन चल रही है। जहाँ तक अरब ममालिक की बात है, बिल्कुल वो एक प्रोपोजल मिस्र ने एक ऑथर किया था, जो अरब लीग ने उस वक्त तो अप्रूव किया है, लेकिन फिर अभी मिडिल ईस्ट टाइम में एक रिपोर्टिंग हो रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने फिर अमेरिका से जाके बात कहा कि यार इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि वहाँ अरब लीग में रिपोर्टेडली तो वो नहीं अपोज कर सकते थे ना 10 मुल्कों को या 12 मुल्कों को या 13 मुल्कों को अंदर खानी का, और फिर उसके साथ ये भी कहा कि हम $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी आपके यहाँ कर रहे हैं। जहाँ तक इन सारे ममालिक पाकिस्तान समेत की अवाम की बात है, तो आई थिंक उनका तो एक ही ओपिनियन इज क्लियर। जहां तक हुक्मरान की बात है वो बहुत मुश्किल है, एक अलग बात है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के चक्रों में। इट्स सैड ट्रूथ बट अ ट्रूथ नॉनदलेस। हुरान हैदर हैं स्कर्दू से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब। अच्छा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की इकनॉमी के हवाले से आप लोगों की राय जानना चाह रहा था। एक तो ये कि हमने 47 में आज़ादी हासिल की, और उसके बाद तकरीबन एक डिकेड थोड़ा सा हमने ग्रोथ देखी। उसके बाद अभी आपको मालूम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25वां हम IMF की तरफ जा रहे हैं। तो ये कब तक, पहला सवाल है कि कब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे, और दूसरी बात ये कि 70 साल गुजर गए, हम इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाते हैं, स्क्वीज करते हैं इकनॉमी को, फिर थोड़ा सा हम इंटरेस्ट रेट ईज करते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बनना शुरू हो जाते हैं। और ओवरऑल इसी तरह हमारा जो साइकिल है इकनॉमी को चलता रहता है। फिर IMF भी उसके पास भी हमें बार बार उसके पास जाना पड़ता है, और उसके अलावा फिर पोलराइजेशन है इकनॉमिक के हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, और इंस्टीट्यूशन के हवाले से। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जो मुल्क आज़ाद हुआ यानी इंडिया, वो काफ़ी मतलब हर सेक्टर में ग्रोथ कर रहे, तरक्की कर रहे। तो मतलब मेरा सवाल ये कि हम कब तक इसी तरह चलते रहेंगे, पहले से मेरा ये सवाल है। बहुत शुक्रिया। जब तक अगेन बड़ी घिसी पिटी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शाहज़ेब? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ज़ाहिर है कि डेट तो कोई नहीं बता सकता कि कब तक ऐसे चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बस अगर आप नहीं आप करें, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि IMF से जो पहला कर्जा है 1959 में लिया गया था, और आज है 2025। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी आजकल ज्यादा है पिछले कई दिहाई नहीं, कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी है जिसने नहीं में कोई भी। बीदर एजेट में गुलाम साहब बहुत बड़ी घिसी पिटी सी बात है, लेकिन जब तक आपके पास कंसिस्टेंट वेल थॉट आउट रियलिस्टिक पॉलिसीज नहीं होंगी जिसमें आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर्स पर फोकस नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बूम बस्ट साइकिल चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है। जब कर्जे के पैसे खत्म हो जाएंगे तो बंदे और आपको क्या मसला है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते रहे। अगला कौन है भाई? अगले कौन है? जावेद खोड़ो हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी।
ज़रार साहब, शाहज़ेब जिलानी साहब, वसतुल्लाह खान साहब, एडवांस ईद मुबारक आप तीनों को। आपको भी सर। आपको भी। और हमारे जितनी भी सरहदों के निगहबान हैं और सिंध पुलिस को, उनको भी ईद मुबारक एडवांस। हेलो जी 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 जी। हाँ सर, अभी एक कॉलर ने कहा था कि कैनास के ऊपर सिंध में एहतजाज हो रहे हैं। ये वही अल्फाज होते हैं जो दिल को चीर देते हैं और दिमाग को फाड़ देते हैं कि कराची में क्यों नहीं एहतजाज होते। अब ये किसने कहा? नहीं, ये कह रहे हैं पानी के ऊपर से, पानी के ऊपर बाकी एहतजाज होते हैं। हमें फलस्तीन के अवाम से, लबनान के अवाम से बिल्कुल वहाँ ब्रूटलिटी हो रही है, वहाँ बम गिराए जा रहे हैं, बेतहाशा वहाँ मजालिम हो रहे हैं। खोड़ो साहब भी कह रहे होते हैं, सबके मैं सुनना होता हूँ, बिल्कुल हमें उनके अंदर भी है। उनके लिए हमारे कराची में, उनके लिए यानी कि जो हमारे फलस्तीन के मुसलमान हैं या लबनान के मुसलमान हैं, जहाँ यमन के मुसलमान हैं, जहाँ पे बमबारी होती है और वहाँ ब्रूटलिटी हो रही है, उसके खिलाफ तो हमारे कराची में हमारी मजहबी जो तंजीमें हैं वो जुलूस भी निकालती हैं, सब कुछ निकालती हैं। मगर जो सिंध की लाइफ लाइन है पानी, उसके ऊपर आज तक मैंने अपनी मेरी जितनी उम्र गुजरी है उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि उन लोगों ने कोई एहतजाज किया हो। मैं कहता हूँ शाहज़ेब जिलानी आपसे सवाल पूछ रहे थे जावेद साहब कि क्या अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि जो सिंध असेंबली में जो इसके खिलाफ करारदाद पेश किया उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ बाशमूल जमात इस्लामी, MQM वगैरह, PTI ने सब इसमें दिया है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि, और प्रेस क्लब के सामने भी ये मुजाहरे हुए हैं जिसमें बहुत लोगों ने शिरकत की है, कि क्या आपका एतराज़ ये है कि जो जिनको कराची की पार्टी समझे जाते हैं, MQM हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और उनसे जब वाबस्ता जो वोटर्स हैं और उनकी जो एथनिक प्रोफाइल है, वो इस इशू पर क्यों नहीं बाहर निकल रहे? ये है आपका सवाल? बिल्कुल सर, मेरा यही आपका सवाल है ना? ठीक है, ये पिछली दफा भी आपने यही सवाल पूछा था, तो ये शाहज़ेब आपसे पूछ रहे हैं जी। हेलो जी 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 जी, तो यही है शाहज़ेब, दैट्स व्हाट ही सेड। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं देखो, मेरा ख्याल है कि देखें अगेन वो ट्रिकल डाउन की बात हुई ना, घूम फिर कर ये मसला कराची में भी ट्रिकल डाउन होगा। पानी एक जगह से आ रहा है यार, सीधी सी बात है। सीधी सी बात कहाँ से आता है? तो मेरा ख्याल है कि उनको जानने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ये चीज देखें, का पानी है जी, तो मतलब ये अगर कोई शहर में बैठा कोई अगर ये सोच रहा है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये होगा कि वो सोच रहा है कि जी ये जो पानी का मसला है ये सिर्फ देही लोगों का है और मेरा नहीं है, तो हाँ, तो ये तो बहुत ही एक वो है, नैरो माइंडेड सोच है। लेकिन बहरहाल ये जो शहर की जमातें हैं उनका भी इतना ही बड़ा इशू है, होना चाहिए जितना दही है। दही को ज्यादा पिंच करता है, उसको जब नहीं मिलेगा, अपनी शाख में पानी नहीं आएगा, नहर में नहीं आएगा, उसकी फसल तबाह हो जाएगी, तो उसका ज्यादा इमीडिएट उसकी रोजी रोटी उससे वापसता है। लेकिन इधर भी जो पानी पीने का है वो कहाँ से आता है? जितने भी लॉन्ग मार्च होते हैं उनका कल्मिनेशन तो कराची प्रेस क्लब और गवर्नर हाउस के सामने ही होता है। हाँ, अच्छा, इसमें मेरा जो ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग जावेद साहब और शाहज़ेब, कि जिस तरह ये चीज़ बढ़ती जा रही है ना, अब आप देखें कि पहले PPP थोड़ा सा साइड पे पकड़ी हुई थी, अब वो भी अपने जलसे कर रहे हैं। तो आई थिंक के घूम फिर के अपने पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही ये सारी जमातें भी इसके अंदर, अगर टोकन पार्टिसिपेशन भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज शायद जमात इस्लामी MQM को अब शहरी जमात करें, लेकिन पीपल्स पार्टी अर्बन रूरल दोनों है, पीपल्स पार्टी दोनों है, पीपल्स पार्टी बहरहाल। लेकिन भी एग्री विद यू, होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी समझ नहीं आई ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी, डॉक्टर इजलाल कराची से, इकबाल, डॉक्टर इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वसतुल्लाह खान साहब, शाहज़ेब साहब? सब ठीक है, ठाक है सर, टाइम कम है, शुक्रिया। डायरेक्ट। हाँ, बस मैं मुख्तसर एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ जी जी, उसके ऊपर अगले प्रोग्राम में आप जवाब दीजिएगा, शायद इसमें भी दे दें। सवाल ये है, सवाल डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। जी जी, वो ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि वसतुल्लाह खान साहब एक काबिल तरीन शख्सियत है, आलिम फाजिल आदमी है, बाकिरदार भी है, दियानतदार भी है। अपने मतलब है कि मुआशरे में हमारे जो शोबे हैं, चाहे वो खारजा उमूर के हवाले से हो या
तिजारत के हवाले से हो या एजुकेशन के हवाले, उसमें इंतहाई काबिल तरीन है। लेकिन अगर उस मतलब वसतुल्लाह खान भाई के पास इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए करोड़ों रुपए ना हो तो वो कभी पावर में नहीं पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। हाँ, इसके ऊपर मैंने लिखा है, जमहूरियत के ऊपर मैंने किताब लिखी 1994 में। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये एक बुनियादी सवाल है। ये है और इसका जवाब यही है कि नहीं पहुंच सकते। कोई हल है कोई हमारे पास? फिलहाल कोई डॉक्टर साहब बहुत माजरत, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया है और हल भी कोई फिलहाल नहीं है। फिलहाल हल भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है, सिस्टम ही है और शो का वक्त भी खत्म हो गया। शो का वक्त भी खत्म हो गया। तो अब आपको बताते चलें कि अगले हफ्ते में हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स चलेंगे। बहुत दिलचस्प शख्सियात से हमारी बात हुई है, सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, लेकिन वो लाइव नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई और हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उठाया गया है या हम कहीं छुप गए हैं या हमने बात को छुपा लिया, या हमने बात को छुपा लिया है। हम अब छुट्टी पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा भी हक बनता है छुट्टी पे। कभी कभी नहीं, छुट्टी पे नहीं जा रहे, छुट्टी पे नहीं जा रहे हम, नहीं जा रहे यार, क्या बात कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम जो हैं वो बदस्तूर नागे के बगैर आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको हर दिन एक मजेदार शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे करते हैं ऐलान। सॉरी, ईद की छुट्टियां मनाएं, खुसूसी प्रोग्राम देखें। ठीक है, ओके, आप करते हैं। खुदा हाफिज। तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।